हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपको क्लास 12 का 2019 का अनसॉल्व पेपर का सेट 2 के 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, 2019 का आपका अनसॉल्व पेपर यानी सैंपल पेपर चल रहा है और इसका एक सेट बच्चों हम कंप्लीट करा भी चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप जाके जरूर देख लीजिए, बिकॉज अनसॉल्व पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना बच्चों, तो पेपर आपका एकदम मस्त होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर है हमारा वो इस सेट पर ही बच्चों आधारित होता है। इसीलिए मार्केट में सेट्स जो है सरकार उपलब्ध कराती है बच्चों, ठीक है। तो अगर आप इन सैंपल पेपर्स को कर जाएंगे तो आपका जो पेपर है वो बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। और हम ये क्वेश्चंस ही तो सॉल्व, आप क्वेश्चन पेपर ही तो सॉल्व कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर आप होते हैं, ऐसे बोर्ड में आता है पेपर, वैसे ही पेपर इसमें है, हम उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो जब हम ऐसी चीजों की पहले से तैयारी करके जाएंगे और हमारे सामने ऐसा ही पेपर वहां आने वाला है, तो क्यों हम अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं आएंगे बच्चों, ठीक है। तो बेहतरीन पेपर होगा, बस आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। हम करा रहे हैं बच्चों, आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। एक भी क्वेश्चन सेट का आप यार मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन भी मिस कर दिया ना, अगर आपको एक क्वेश्चन भी नहीं आता, तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं अपना बोर्ड में एक आध नंबर कम कर लिया। अब आपने ये डिपेंड करता है, आपने अगर बड़ा नंबर यानी बड़े नंबर का क्वेश्चन नहीं किया तो हो सकता है आपके ज्यादा नंबर गायब हो जाए। तो ये हर क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है सेट का बच्चों, ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए जिनको हम करा रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि वो भी अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। बस इन दो चीजों को कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और अनसॉल्व पेपर, और फॉर्मूले याद करो। पेपर मस्त होगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है बच्चों। चलिए, और बच्चों हमने 1 अप्रैल से अपना जो 2022 का क्लास 10th का 12th का न्यू बैच है बच्चों, वो हमने स्टार्ट कर दिया है बच्चों। तो जितने भी आपके छोटे भाई बहन या आस पड़ोस रिलेशन में हैं, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं बच्चों, तो प्लीज आप उन्हें कहिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों हमसे जुड़ाइए। क्योंकि बच्चों हमने बहुत कम फीस पर, बहुत न्यूनतम फीस पर हमने क्लास 10th का 12th का बैच स्टार्ट किया है। आप लोग ऑफलाइन अगर पढ़ने जाते होंगे ना कोचिंग, तो वहां 1 महीने की फीस से कम फीस हम ले रहे हैं, और आपको बेहतरीन हम तैयारी करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, हम जो है आपको इन बैचेस में देने के वाले हैं, आपको पूरा मैथ का सॉल्यूशन हम आपको देंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, मॉडल पेपर देंगे, सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्लास 10th और 12th दोनों के लिए बच्चों, ठीक है। तो अगर आप 12th में हैं तो जल्दी हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है बच्चों इसके बाद आपको फीस थोड़ी ज्यादा पे करनी पड़ सकती है, ठीक है बच्चों। तो इतने रुपए में इतनी कम चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी बच्चों, बहुत कम फीस है और बहुत न्यूनतम फीस पे हम एकदम बेहतरीन आपको तैयारी कराएंगे बच्चों क्लास 12th की और 10th की, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए 400 रुपए फीस है पूरे साल की, इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। क्लास 10th की 300 रुपए फीस है पूरे साल की, इसके बाद आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना है। बहुत कम फीस है यार, इतने रुपए में क्या आता है, कुछ नहीं आता है। हम लोग यूं ही बिगाड़ देते हैं, और हम यहाँ पर आपको इतने रुपए में बेहतरीन तैयारी आपको कराने वाले हैं, ठीक है बच्चों। मैथ की एकदम धमाकेदार तैयारी कराएंगे 2022 के लिए, और आप पेपर में 90+ ही फोड़ कराओगे बच्चों, ठीक है। उस तरीके से हम आपको उस लेवल से आपको तैयारी कराने वाले हैं। और आपने 9th और 11th में कुछ खास तैयारी नहीं की है, तो हम आपको उस तरीके से पढ़ाएंगे, उस लेवल से पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से हायर लेवल तक हम जाने वाले हैं। और 1 महीने के अंदर ही आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख लेंगे मैथ में, यस हमारे अंदर इंप्रूव हो रहा है, ठीक है बच्चों। बहुत बेहतरीन बना दूंगा मैथ के अंदर, बस आपको बैच ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है। आपको जो पेमेंट है वो फोन पे, गूगल पे, किसी से भी, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है बच्चों ये 8923824554, इस पर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप लोग जब भी पेमेंट करें, आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे को सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, और हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आपको सारी चीजें वहां पर मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों हमने आपको 2019 का सेट 2 स्टार्ट कर दिया था, और इसके कुछ क्वेश्चन भी आपको हमने करा दिए थे बच्चों, ठीक है। तो आपको बच्चों 5 खंड हमने सॉल्व करा दिए थे, 5 नंबर के क्वेश्चन थे। 6वां खंड है, इसमें भी 5 नंबर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, ठीक है बच्चों। तो आइए पहला प्रश्न उठा लेते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। 6 का क्या है बच्चों, निम्नलिखित फलन के सातत्य तथा अवकलनीयता का x और 1 पर विचार करना है।
6 का प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो x बराबर 1 पर fx बराबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस 2। ये कब लेना है, जब x का मान छोटा हो 1 से, और x माइनस 2 जब x का मान बड़ा हो 1 से, ठीक है। और ये करें x और 1 पर सातत्य तथा अवकलनीयता का विचार करो। सातत्य तथा अवकलनीयता पर विचार करना, यानी हमें जांच करनी है या नहीं है, ठीक है भाई। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे इसको, क्या करने वाले ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सातत्यता की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आ जाइए, तो कंटिन्यूस के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, 3 चीजें निकालते हैं। अगर ये तीनों चीजें आपस में बराबर आती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस होता है, यानी असातत्य होता है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज बराबर नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लिमिट जो है x टेंस टू 0 माइनस करते हैं, ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू किस पर निकाल रहे हैं हम, 1 पर निकाल रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस, जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं वो माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx क्या है, फंक्शन। और फंक्शन कौन सा लेंगे भाई, तो देखिए 1 माइनस, और 1 माइनस का मीन्स ये होता है कि 1 से थोड़ा छोटा। भाई मैं हर क्वेश्चन को ऐसे कराने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे मैं आपको उस क्वेश्चन को पहली बार करा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं और मैंने पीछे भी कराए हैं, लेकिन मैं उस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूं कि आप उस क्वेश्चन को पहली बार ही पढ़ रहे हैं और मैं आपको पहली बार ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल अंदर उसका घुस कर बच्चों, ठीक है। देखिए x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा छोटा, और 1 से छोटा इट मींस फंक्शन कौन सा लेंगे, यहाँ देखो 1 से छोटा कौन है, तो x का मान यहाँ तो 1 से बड़ा है, तो नहीं लेंगे, x का मान 1 से यहाँ पर छोटा है तो ये ले लेंगे बच्चों, ठीक है। x का मान यहाँ पर क्या है, 1 से छोटा है, तो हम इसको लेने वाले हैं x प्लस 2 को fx की जगह पर। तो यहाँ पर आ जाइए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx क्या हो जाएगा, 1 से छोटा यानी कि ये x प्लस 2। अब क्या करते हैं, अब लिमिट चेंज करते हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0, और जहां इसमें x आ रहा है वहां x की जगह लगा दो आप 1 माइनस h, तो 1 माइनस h एंड प्लस 2। अब आप यहाँ h की जगह 0 लगा दो, लिमिट रख दो भाई, और लिमिट रखते कैसे हैं, जहां जहां h आ रहा है वहां 1 लगा देते हैं, तो लगा दीजिए, तो 1 माइनस h की जगह 0 प्लस 2, यानी 2 और 1 3 आ गया, क्लियर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ गई 3। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, RHL चेक करेंगे। देखिए तो RHL के लिए क्या करेंगे, यहां पर लिमिट हो जाएगी आपकी x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस लेते हैं, क्योंकि RHL में लेते हैं प्लस और लेफ्ट हैंड में लेते हैं माइनस, के ध्यान रखिएगा यही अंतर है। अब यहां पर फंक्शन क्या आएगा बच्चों आपका, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 से थोड़ा बड़ा, 1 प्लस मीन्स बच्चों 1 से थोड़ा बड़ा, तो 1 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहां पर देखो यार x का मान यहां पर है 1 से बड़ा, तो फंक्शन लेंगे ये वाला, तो लिमिट यहां पर आपका जो फंक्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ये, यानी x माइनस 2। इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज हो गई, यहां हो जाएगी 0, यानी लिमिट हो जाएगी आपकी s टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी चेंज हो गई, s टेंस टू 0 होती है, और राइट हैंड में भी, ठीक है। और यहां पर x की जगह हम जो लगाने वाले हैं हम क्या लगाएंगे, 1 प्लस h और माइनस 2। अब यहाँ पे आप लिमिट लगा दीजिए बच्चों, तो यहां पर अब हम लिमिट रखेंगे, इट मीन्स दैट कि x की जगह 0 लगाने वाले, तो लगा दीजिए h की जगह पर, तो 1 प्लस 0 माइनस 2, तो माइनस 2 में से प्लस बन जाएगा तो माइनस 1 आएगा, ठीक है। और अब हम निकालेंगे यहां पर फंक्शन की वैल्यू, फलन का मान f x, कहां पर x इज इक्वल टू 1 पर, तो x इज इक्वल टू 1 कहां है, देखिए x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x का मान 1 से छोटा भी है और 1 की बराबर भी है, तो हम बराबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 पर कितना लेंगे फंक्शन, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा,
और हम निकाल रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पर, तो लगा दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने तीन चीज निकाली बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली और फंक्शन की वैल्यू निकाली। तीनों बराबर नहीं है, दो बराबर है लेकिन तीसरी बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, इट मींस फंक्शन हमारा संतत नहीं है। क्योंकि तीनों बराबर होती हैं तो संतत होता है, और अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस संतत नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः f(x) संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्लियर। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड निकालनी है। बेशक देखिए हमने ये निकाला, ये जरूरत भी नहीं थी निकालने की, क्योंकि हमने यही देख लिया लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आ रही, तो हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ही बराबर नहीं है तो फिर फंक्शन का मान बेशक किसी एक के बराबर आ जाए, तीनों तो फिर भी बराबर नहीं माने जाएंगे, तो फिर कंटिन्यूअस तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसकी हमें अभी आगे जाके जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक चीज और पूछी थी बच्चों से, सांतत तो हमने चेक कर लिया, सांतत तो ये नहीं है, अब अवकलनीयता और चेक करनी है। तो सीधी सीधी बात मैं आपको बता दूं, जब कोई फलन संतत नहीं होता है तो वो फिर अवकलनीय भी नहीं होता है। इज दैट क्लियर? ये फंक्शन हमारा संतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं होगा, आप लिख सकते हैं, अतः ये अवकलनीय नहीं होगा। लिख देंगे कि दिया गया फलन f(x) संतत नहीं है, इसलिए यह अवकलनीय भी नहीं होगा, आंसर। लेकिन आप सॉल्व करके चेक करना चाहते हैं, मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए कि जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वो जो है अवकलनीय भी नहीं होता है। हमें इसमें f1 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अभी तो इसके लिए हम इसको बचा लेते हैं, बाकी चीजों को हम हटा देते हैं। यहां पर इसको लिख लीजिए आप साइड में, f1 की वैल्यू क्या निकाल ली है हमने, 3 आ रही है, ये हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए हम करें। ठीक है, चलिए अब इसमें चेक करेंगे बच्चों अवकलनीयता के लिए। x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीयता, देखिए इसमें क्या करते हैं, अवकलनीयता चेक करने के लिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मींस दैट कि LHD और RHD निकालते हैं, और अगर वो बराबर आ जाते हैं तो ये अवकलनीय होता है, अगर वो बराबर नहीं आते हैं तो वो अवकलनीय नहीं होता है। क्लियर ना? तो आइए देखिए हम यहाँ पे निकालेंगे, सबसे पहले RHD निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसके लिए हम क्या करते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहां पर fa प्लस x आता है, लेकिन यहाँ पे s ले रहे हैं, fa प्लस, चूंकि बाद में वैल्यू वही लगा देंगे, तो fa प्लस h माइनस fa अपॉन h, ये रखते हैं बच्चों। ठीक है, fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। अब ये a क्या है, a का मतलब है कि हम किस पर निकाल रहे हैं, 1 पर निकाल रहे हैं, तो यहाँ 1 लगा देंगे a की जगह पर, समझ में आ रहा है? यानी हम इसको लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस h का मतलब है कि जो x का मान है वो 1 से बड़ा है, और जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये x माइनस 2, तो h की जगह लगा देंगे x माइनस 2, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f यहां पर 1 तो है, और h की जगह लगाने वाले हैं हम यहाँ पे क्या, x माइनस 2, और यहाँ f1 की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाली थी 3 है या नहीं है, तो 3 लगा दीजिए आप यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लगा देंगे हम, यहाँ पे h आ जाएगा, x की जगह h आ जाएगा ना, h आएगा h माइनस 2, क्योंकि यहाँ x है लेकिन x की जगह हम h लेके चल रहे हैं, इसलिए h माइनस 2 लगा देंगे, एंड इसकी वैल्यू है भैया माइनस 3 अपॉन h। अब आगे आए तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए माइनस 3 है और ये प्लस 1 है और ये माइनस 2 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्यारे, तो देखिए ये हो गया माइनस 5, 1 प्लस h माइनस 5 अपॉन h। तो सॉल्व किया हमने इसको, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 कितना बचा भाई, तो यहां पर आपका जो घट के आ रहा है बच्चों -4, तो -4 प्लस h अपॉन h। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे
तो लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट लगाएंगे अच्छी जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, या -4/0 यानी -4 + 0/0, तो फाइनली क्या आएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारा इनफाइनाइट। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो LHD, तो LHD में भी यही होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, बस यहाँ पे FA - H आ जाता है, यहाँ A + H आ जाता है, और माइनस के FA/H। अब यहाँ लिमिट s टेंड्स टू 0, a की जगह क्या लगाने वाले हैं 1 -h -F1/H, जो कि 1 पर निकाल रहे हैं। अब 1 - h मीन्स जो x का मान है वो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, ठीक है, x + 2, और x की जगह h लेके चलेंगे, ध्यान रखना जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 माइनस, और h की जगह क्या लगाने वाले हैं h + 2, यहाँ से h + 2, और -F1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन कितना हो गया बच्चों h। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हम, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पे +2 और +1 हो गया +3 -h और -3/h, इससे ये कट गया, तो क्या बचा लिमिट s टेंड्स टू 0 -h/h, और इससे कट गया, तो क्या आ गया -1 आ गया। और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, यानी LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, अतः fx अवकलनीय नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का। ये फॉर्मूले आप याद रखिएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के और राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है, इनसे चेक करेंगे। तो हमने देखो पहले बता दिया था कि जब कोई फंक्शन संतत नहीं होता ना तो वो अवकलनीय होता ही नहीं है, लेकिन हमने चेक करके भी दिखा दिया आपको, ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये बच्चों 5 नंबर का सवाल था, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। आपको मैं क्या बता रहा हूँ, अनसोल्ड पेपर का हर एक क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है कि आप लोग चौंक जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अनसोल्ड पेपर से ही पेपर बनता है, देखिए बिल्कुल उसी जैसा पेपर आता है, ठीक है। या फिर आपसे छोटे बड़े भाई बहन पहले कभी अनसोल्ड पेपर पढ़े हो, उनसे मालूम करके देखिएगा। जहां भी आप स्कूल में पढ़ते हैं आप उन टीचरों से मालूम कीजिएगा, पेपर यहीं से बनता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से डेवलप कीजिए बच्चों। आपकी ने कुछ भी नहीं अच्छे से तैयार किया तो बस अनसोल्ड पेपर अच्छे से कर लो और प्रैक्टिस सेट पेपर कर लो, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर लो। पेपर बाहर नहीं जाएगा, पेपर पूरा फंसेगा बच्चों, ठीक है। आप करो तो सही यार। चलिए अगला देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है, अगला जो प्रश्न है आपका ये है बच्चों खा 6 का खा प्रश्न है बच्चों। यहां पर हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या दे रखा है, इसको मान लेते हैं हम y बराबर मान लेते हैं हम, ठीक है। y बराबर e की पावर sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x, ठीक है। तो बच्चों देखिए इस एक सवाल में 3 सवाल दे दिए हैं हमें, तो हम इस सवाल को थोड़ा सा करेंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम पहले क्या कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं, माना इस दोनों को मान लो y1 बराबर e की पावर sec² x प्लस 3 cos इनवर्स x, और इस तीसरे पार्ट को मान लो y2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो तीसरा पार्ट है ना, ये दोनों ओर लॉग लेकर होगा, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, दोनों ओर लॉग लेने पर ही होगा ये सवाल। और ये बिना लॉग लिए हो जाएंगे, तो इसको हमने एक ही में मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमने इसको माना y1, इसको माना y2, तो हम इनकी जगह पर y1 और इसकी जगह y2 लगा सकते हैं। तो y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। अब इसका आप x के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, तो y का होगा dy ओवर dx, y1 का dy1 ओवर dx, y2 का dy2 ओवर dx, ठीक है। अब इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 3। क्लियर ना, बस। अब हमें क्या करना है, dy1 बटे dx का मान निकालना है, यहाँ लगा देना है, dy2 बटे dx का मान निकालना है, यहाँ लगा देना, हमारा आंसर आ जाएगा। और ये कहां से निकलेंगे, समीकरण 1 और 2 से। अब देखिए समीकरण 1 पे आ जाइए आप, समीकरण 1 का x के सापेक्ष
अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए y1 का जब हम करेंगे x के सापेक्ष तो ये होगा dy y1 बटे dx बराबर, यहाँ e की पावर sec स्क्वायर x है, तो भाई sec स्क्वायर x को ना अपने मन में x मान के चलो आप, ये x है मान लो, तो e की पावर x, और e की पावर x का गुण क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और x की जगह x sec स्क्वायर x है। ठीक है, यही तो होता है e की पावर x का अवकलन। अब उसके बाद जिसको हम मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं, तो sec स्क्वायर x का करेंगे हम अवकलन दोबारा, किसका, sec स्क्वायर x का। तो इस sec x को अपने मन में फिर से x मान लो। ठीक है, इस sec x को फिर से अपने मन में x मान लो, क्योंकि अब हम sec स्क्वायर x का अवकलन कर रहे हैं, तो इस sec x को अपने मन में मान लिया हमने x, और ऊपर से पावर 2, इट मींस दैट कि x की पावर 2 और x की पावर 2 का मान क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1, तो ये पावर आ गया है, तो n x की पावर n माइनस 1। अब हमने इस sec x को माना था क्या, अपने मन में x, तो इसका दोबारा करेंगे, जो कि जिसको मानते हैं उसका अवकलन दोबारा करते हैं। अब sec x का अवकलन, तो sec x का जो अवकलन होता है वो होता है sec x इंटू tan x, क्लियर। और बाद में फिर x का करेंगे तो वो होगा 1, यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 का इंटू करेंगे वही आएगा। फिर समझ लीजिए एक बार, e की पावर इसको माना अपने मन में x, e की पावर x का e की पावर x, फिर sec x को x का अवकलन जिसको माना इसका दोबारा, फिर sec x को x का दोबारा करेंगे, तो sec x को अपने मन में x मान लिया, x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, फिर sec x को माना था तो sec x का दोबारा करेंगे, तो sec x क्या होता है sec x इंटू tan x, और x का 1 आंसर। ठीक है, यहाँ x लगा दीजिए, x लग गया। उसके बाद यहाँ आए हम +3 cos इनवर्स x का अवकलन, तो cos इनवर्स x का होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा हो जाता, मैंने एक लाइन में अवकलन कर दिया। ठीक है, बड़ा करने को 3 लाइन बढ़ा सकता हूँ मैं इसमें, लेकिन जब बड़े बड़े सवाल आएंगे तो 3 लाइन में पढ़ाएंगे, डायरेक्ट करेंगे, मैंने आपको सिलेबस में पढ़ाया दिया है। ठीक है, अब देखिए इस 2 को आगे ले लो, sec x tan x को आगे ले लो, और यहाँ e की पावर sec स्क्वायर x बचा ऊपर पावर है। ठीक है, तो इनको हमने आगे लिख लिया, ये बाद में, और फिर प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस इससे ज्यादा सॉल्व मत कीजिएगा, इतना आपका आ गया। ये क्या आ गया, dy1 ओवर dx आ गया। ऐसे ही आपको इसका अवकलन करना है, यानी समीकरण 2 का, और यहाँ से dy2 ओवर dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर आ जाइए, समीकरण 2 के दोनों ओर क्या करने पर, लॉग लेने पर, लॉग ले लो भाई। देखिए यहाँ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y2, और यहाँ लेंगे तो log x की पावर x, ये आगे आ जाएगी पावर, तो log y2 बराबर ये आगे आ जाएगा x log x। क्लियर, अब इसका आप अवकलन कर दीजिए, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो देखिए log इसको पेमेंट में मानेंगे हम x, और log x का 1 अपॉन x, और जिसको मानते हैं उसका दोबारा, तो y2 को दोबारा करेंगे dy2 ओवर dx बराबर, ये फर्स्ट और ये सेकंड रूल लगा दो। तो पहले को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, फिर log x को छोड़ा x का 1, इससे कट गया। अब इस y2 का आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो dy2 ओवर dx इज इक्वल टू y2 इन ब्रैकेट 1 प्लस log x, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से y2 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है, समीकरण 2 से y2 का मान लगाओ, तो dy2 ओवर dx बराबर, y2 की वैल्यू है भैया x की पावर x, और 1 प्लस log x। तो देखिए हमें किसका मान चाहिए था, dy1 ओवर dx का मान चाहिए था, और dy2 ओवर dx का मान चाहिए था। ये दोनों मान उठा के बस यहाँ लगा दो हमारा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे dy1 ओवर dx व dy2 ओवर dx का मान पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन है ना, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर। तो भैया लगाइए, इसकी वैल्यू ये है dy1 है यहाँ पर ना, dy ओवर dx बराबर है, क्योंकि y क्या किया था dy ओवर dx, फिर y1 का dy1 ओवर dx, y2 का, तो dy ओवर dx बराबर, dy ओवर dx बराबर, इसकी वैल्यू ये निकाल ली, लगा दो पूरी,
2 sec x इंटू 10x e की पावर sec स्क्वायर एक्स माइनस के 3 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्लस d2i ओवर dx2 की वैल्यू ये रही, यहां लगा दो, जगह नहीं आगे शायद ना, प्लस x की पावर x 1 प्लस log x आंसर, ठीक है। ये था 5 नंबर का सवाल। तो जो लॉग लेके होगा उस पार्ट को हम अलग मानेंगे, जो बिना लॉग लिए हो जाएंगे उसको हम अलग मानेंगे और उनको सॉल्व करके कर देंगे। कोई दिक्कत आई हो ना, एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को नहीं आएगी, ठीक है। अगर आपने बुक पढ़ी है, सिलेबस चैप्टर पढ़े हैं, तो फिर आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। टेस्ट 6 का बच्चों खा प्रश्न था, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाने वाले हैं बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है आपका वो है बच्चों गा प्रश्न, और ये चैप्टर नंबर 6 से है ये क्वेश्चन बच्चों, और ये फिर से था 6 का का और खा दोनों ही 5वें चैप्टर से सवाल थे, और जो गा गमला है ये 6वें चैप्टर से सवाल है। 6 का गा प्रश्न है बच्चों। क्या दे रखा है देखिए, ध्यान से समझिए। सवाल लैंग्वेज वाला है, इसलिए आपको पहले इसको ध्यान से पढ़ना है। जो चीजें हमें दे रखी हैं उनको लिख लेना है, ठीक है। एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, एक तालाब है उसमें एक पत्थर डाला जाता है, इमेजिन कीजिएगा, और उत्पन्न तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ओके, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। देखिए आप लोग इमेजिन कीजिएगा, जब भी कभी कहीं पानी अगर भरा हुआ हो, ठहरा हुआ पानी हो, और उसमें आप एक पत्थर फेंकिएगा, तो जब पत्थर आप फेंकेंगे, बचपन में हमने बहुत फेंके हैं, क्योंकि हमारे जब गांव में रहते थे हम, तो हमारे गांव में पोखर थी यार, तो वहां पे हम पत्थर डालते थे भाई, बेहतरीन तरीके से फेंकते थे, पोखरें पार कर देते थे और पत्थर भी डाल देते, तो तरंगे बनती थी यार। बचपन में नहीं पता था कि ये चीज आगे जाके हमें पढ़ने को भी मिलेगी। देखिए ऐसे यहाँ पे मान लीजिए पानी भरा हुआ है, तो मैंने पत्थर डाला, तो कुछ ऐसे करके आप देखेंगे उसमें, ऐसे करके ये ऐसे पीछे की ओर वृत्ताकार तरंगे सी बनती जाती हैं, ऐसे वो बड़ा होता जाता, बड़ा होता जाता नहीं होता। हमने पत्थर यहाँ फेंका था, ये वृत्ताकार शेप में जो है बढ़ता जाता है, तो वही ये क्वेश्चन कह रहा है प्यारे, वही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये देखिए एक तरीके से वृत्त बन रहा है, ठीक है। अब ये बोलना है कि इसकी वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। ये जो त्रिज्या है ना, ये जो तरंगे हैं ये चल रही हैं पीछे की ओर, और चल रही है मतलब क्या, ये तरीके से वृत्त था और एक पीछे चलते वो बड़ी होती जा रही है, इट मींस दैट की वृत्त की जो त्रिज्या है वो बढ़ती जा रही है, त्रिज्या बढ़ती जा रही है ना। तो इट मींस ये जो परिवर्तन हो दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर ये बढ़ जाती है। इट मींस वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन दे रखा है, ये हमें पहचाननी है यहाँ से, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन। देखिए वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या दे रखी है, हम लिखेंगे वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या मान लीजिए r है और उसमें परिवर्तन दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष क्या दे रखा है, dr ओवर dt। त्रिज्या में समय के सापेक्ष परिवर्तन को हम dr ओवर dt लेते हैं, और ये क्या दे रखा है बच्चों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ जाती है त्रिज्या, ठीक है। और वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या दे रखी है, वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या r बराबर दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी अगर उसकी त्रिज्या में 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो रही होगी वो निकालना है, यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछा है, और क्षेत्रफल को लिखते हैं हम a से, इट मीन दैट कि dA ओवर dt हमसे पूछा है, dA ओवर dt, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो भाई जो आकृति बन रही है तालाब में या जहां पानी भरा हुआ है उसमें, वो वृत्ताकार बन रही है, तो यहाँ वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यदि उसकी त्रिज्या r है, वर्ग पाई। ठीक है, तो इसका आप अवकलन करिए बच्चों समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अगर त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो हम त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समझ में आया ना? तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर हम t के सापेक्ष क्यों कर रहे हैं, क्लियर हुआ ना? क्योंकि हमें जो परिवर्तन दे रखा है वो समय के सापेक्ष दे रखा है, तो हम अवकलन भी समय के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि चेंज ही तो अवकलन होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो भैया करिए, a का करेंगे t के सापेक्ष, तो dA ओवर dt बराबर पाई कांस्टेंट है r की पावर 2, तो ये x की पावर n वाला रूल लगेगा, तो n x की पावर n माइनस 1, और फिर r का दोबारा करेंगे t के सापेक्ष, तो क्या होगा dr ओवर dt। अब हमें ये चीज निकालनी थी, देखो d और dt क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो dA ओवर dt बराबर 2 पाई r और dr ओवर dt। तो भैया 2 पाई r की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, तो r की वैल्यू तो हमें दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लगा 10 इंटू dr बटे dt की वैल्यू हमें दे रखी थी 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और ये सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर ये 10 सेंटीमीटर ना। तो सॉल्व करेंगे, देखिए 10 दूनी 20 चौक 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आ गया आंसर। यानी अगर उसकी त्रिज्या 1 सेकंड में 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 सेकंड में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ेगा। पाई का मान लगा भी सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा करें ना भी लगा सकते हैं, आपका आंसर ठीक है। ठीक है, चलिए तो ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। 5 नंबर का था, देखिए बच्चों कितना सुंदर सवाल था ना। ऐसे ही सभी सवाल हो जाएंगे, बस आपको करना क्या है बच्चों, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। ठीक है, अनशॉर्ट पेपर का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है, बिल्कुल भी आपको समस्या नहीं जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को यहां से हम बच्चों उठा लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, घा है 6 का घा प्रश्न है बच्चों। देखिए इसमें हमें दे रखा है अवकल समीकरण दे रखा है, अवकल समीकरण हमें दिया है, क्या है एक्स वाई dy ओवर dx बराबर x प्लस 2, और यहां पर है क्या रे y प्लस 2। ठीक है, और बिंदु a कॉमा माइनस a से गुजरने वाला वक्र का समीकरण, से गुजरने वाला वक्र का समीकरण हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए ये अवकल समीकरण का सवाल है, इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दो। अब भाई ये वेरिएबल सेपरेबल रूल क्या होता है, चर राशियों का पृथक्करण विधि बोलते हैं इसे हम। इसमें हम क्या करते हैं कि एक्स एक्स वाले एक तरफ और वाई वाई वाले एक तरफ कर लेते हैं, तो वही काम हमें यहाँ करना है। तो देखिए प्यारे, यहाँ पर देखिए ये y का है, इसको इधर ले जाओ, और एक x वाला है, इसको आप इधर ले जाओ। तो यहाँ पे बचा एक्स वाई और यहाँ बचा dy, और ये गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा y प्लस 2 बराबर यहाँ पर x प्लस 2 है, और इधर से dx चला गया तो इंटू dx। अब देखिए इधर x और रह गया, तो x को भी भैया भेज दो इधर, तो y dy अपॉन y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 dx अपॉन x। अब आप क्या कीजिए प्यारे, इस में ऊपर y में क्या करिए, यहाँ 2 जोड़ दो और 2 ही घटा दो, 2 जोड़ दो 2 घटा दो, 2 ही है ना। सवाल में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा, यस 2 ही है। तो मैंने y में 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, और ये dy तो है और बटे y प्लस 2। इधर आए, इधर आपने क्या किया, इस x का भाग इसमें लग दे दो, इसमें लग दे दो, तो x बटे x और प्लस 2 बटे x, और ये dx है। उसके बाद आपको क्या करना है, y प्लस 2 का भाग दे दो y प्लस 2 में, तो y प्लस 2 बटे y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, और यहाँ पर dy बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, x अपॉन 2 x अपॉन x 2 क्यों, इससे तो कट गया ना, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन x, और यहाँ पे dx।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों ओर इंटीग्रेशन सिंबल ले लेना है, दोनों ओर समाकलन ले लो। ठीक है, तो दोनों ओर समाकलन लेने पर, ठीक है, तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन y+2 अपॉन y+2। यहां पे वैसे देखिए कट भी गया, इससे ये कट गया ना एक बार, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए डायरेक्ट, अब 1 और माइनस के यहाँ 2 अपॉन y+2 और ये dy और बराबर में देखिए इंटीग्रेशन 1+2 अपॉन x और dx। ठीक है, समाकलन का सिंबल ले लिया। अब इसका आप समाकलन कर दीजिए इजीली। देखिए 1 का समाकलन होगा y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे होगा y, और यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा log y+2। इधर आए हम तो यहाँ पे x के सापेक्ष हो रहा है तो 1 का समाकलन होगा x, और ये 2 कांस्टेंट है, 1/x का log mod x एंड प्लस c। इसको बना दीजिए आप समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये जो यहां से जो आ रहा है समीकरण वो 1, -1 से गुजर रहा है। इट मींस ये जो है इस बिंदु से गुजर रहा है, तो x की जगह 1 लगा दो, y की जगह -1। जब जो कोई समीकरण किसी बिंदु से गुजरता है तो जो पहला बिंदु होता है वो x का मान होता है, दूसरा बिंदु y का मान होता है। इसमें लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 बिंदु 1, -1 से जाती है, तो गुजार दो भाई, x की जगह ये, y की जगह ये, तो लगाओ y की जगह -1 माइनस के 2 log y की जगह -1 + 2 बराबर x की जगह 1 प्लस 2 log x की जगह 1 प्लस c। तो भाई -1 - 2 log 2 में से गया 1 बचा, log 1 बराबर 1 + 2 log 1 की वैल्यू क्या होती है प्यारे, 0 प्लस c। तो -1 - 2 log 1 की वैल्यू 0 और यहाँ 1, ये 0 हो गया प्लस c। तो ये -1 बचा चौकी तो 0 हो गया, और ये +1 प्लस c, इसको धर ले आओ, तो -1 बराबर c, तो c बराबर आ गया -2। ऐसे कर दो पोटेन फर्स्ट, आपका आंसर। ठीक है, तो ये पोटेन फर्स्ट यानी कि इसमें लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जगह थोड़ा सा कम है, मैं इधर लगा दूं क्या, यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y बराबर y - 2 log y+2 बराबर x + 2 log mod x प्लस c की जगह -2, तो ये हो जाएगा -2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बच्चों 5-5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपको प्रोवाइड किए। अभी और भी क्वेश्चन है, उन्हें अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चों। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।